नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर भीषण जंग छिड़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर दोनों देश एक दूसरे के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं, जिसके बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने ईरान के मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाते हुए जोरदार हमला बोला है, जिसके बाद ईरान की तरफ से भी पूरी ताकत के साथ जवाब दिया गया। ईरानी सेना IRGC ने भी अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइलें दाग दी, जिससे क्षेत्र में जारी युद्ध विराम पर संकट मंडराने लगा है। इस बीच सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर आई ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को लेकर कि अमेरिका से तनाव के बीच ईरानी राष्ट्रपति ने दिया इस्तीफा, जिसके बाद अमेरिका और ईरान में डील की जो थोड़ी बहुत संभावना थी भी, वो भी अब खत्म होती दिखाई दे रही है। तो क्या अब डील की कोशिशों पर लग जाएगा ब्रेक? क्या फिर जंग के मैदान में मिलेंगे ईरान और अमेरिका? इन सब पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। लेबनान से लेकर गजा तक इजरायल के हमले जारी। वेस्ट बैंक बैरियर पर भी हुई गोलीबारी। फलस्तीन को नक्शे से मिटाने की कोशिशों में जुटा इजरायल। बालेन शाह इस्तीफा दो। नेपाली पीएम के भारतीय जमीन पर कब्जे वाले बयान पर बवाल। विपक्षी पार्टियों समेत कई पूर्व राजनयिकों ने खोला मोर्चा। सरकार ने ब्रिटेन से मांगी मदद। रूस की आक्रामकता को लेकर यूक्रेन की बढ़ी चिंता। सर्दियों से पहले शांति वार्ता की मांग की। कहा दबाव बढ़ेगा तो पुतिन करेंगे बातचीत। और चलते चलते में देखेंगे समुद्र में मिले कभी न मरने वाले ज़ॉम्बी। वैज्ञानिक भी हैरान। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दक्षिण कोरिया में एरोस्पेस संयंत्र में भीषण धमाका। 4 लोगों की मौत। बचाव कार्य जारी। हताहतों की सही संख्या की पुष्टि करने में जुटे अधिकारी। नाटो में बढ़ी दरार। अमेरिकी रक्षा मंत्री हेगसेथ का बयान। यूरोप और नाटो को लेने होंगे कुछ बड़े फैसले। ईरान जंग में यूरोपीय सहयोगियों का साथ न मिलने से नाराज हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। जापान और फिलीपींस के बीच समुद्री वार्ता से चीन नाराज। ताइवान के पूर्व में स्थित जल क्षेत्र में की गश्त। ताइवान ने क्षेत्र में 2 चीनी जहाज दिखने की कही बात। बांग्लादेशी सेना ने भारत को दिया झटका। सैन्य अभ्यास प्रगति से बनाई दूरी। नहीं हुआ शामिल। चीन से नजदीकियों के कारण माना जा रहा फैसला। तो अमेरिका और ईरान के बीच अब बातचीत की कोई गुंजाइश बाकी नहीं दिख रही। अब जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो जंग के ही संकेत दे रही है। सवाल बस इतना है कि क्या जंग शुरू हो चुकी है या होने वाली है, क्योंकि एक बार फिर अमेरिका और ईरान में हमले शुरू हो गए हैं। पहला हमला हर बार की तरह इस बार भी अमेरिका ने ही किया है। उसने ईरान के मिलिट्री साइट को निशाना बनाते हुए जोरदार हमला बोला है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने बताया कि हमने इस वीकेंड ईरान के गोरोकोर्केशम द्वीप में ईरानी रडार और ड्रोन के कमांड और कंट्रोल ठिकानों पर आत्मरक्षा में हमले किए। ये सोच समझकर और जानबूझकर किए गए हमले 30 और 31 मई को ईरान की आक्रामक कार्रवाइयों के जवाब में किए गए। इन कार्रवाइयों में एक अमेरिकी MQ-1 ड्रोन को मार गिराना भी शामिल था, जो अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र के ऊपर उड़ान भर रहा था। अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के हवाई सुरक्षा तंत्र, एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और 2 वन वे अटैक ड्रोन को तबाह कर दिया। ये ड्रोन उस क्षेत्र के जल क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों के लिए साफ तौर पर खतरा बने हुए थे। सेंटकॉम ने आगे यह भी बताया कि इस कार्रवाई में किसी भी अमेरिकी सैनिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और वो इस संघर्ष विराम के दौरान ईरान की बेवजह की आक्रामकता के जवाब में अमेरिका की संपत्ति और हितों की रक्षा करना जारी रखेगा। यानी अमेरिका के हमले यहां रुकने वाले नहीं हैं, अब ये आगे भी जारी रहेंगे। अब सेंटकॉम भले ही इसे आत्मरक्षा में किए गए हमले बता रहा हो, लेकिन ऐसा करके उसने क्षेत्र में दोबारा जंग का खतरा बढ़ा दिया है। अमेरिकी हमलों पर ईरान भड़का हुआ है और उसने भी करारा पलटवार किया है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने बताया कि हमने अमेरिका की तरफ से हमले के लिए इस्तेमाल हुए एयरबेस को निशाना बनाया है। यह वही बेस है जहां से अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान के सीरिक द्वीप के टेलीकॉम टावर पर हमला किया था। हालांकि IRGC ने यह नहीं बताया कि यह एयरबेस किस जगह स्थित था, लेकिन कुवैत ने जरूर उनके हवाई क्षेत्र में दुश्मन के ड्रोन और मिसाइल के घुसने का दावा किया है। जिसके बाद ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा
कि ईरान को उन क्षेत्रीय ठिकानों और संपत्तियों पर जवाबी हमले करने का अधिकार है जिनका इस्तेमाल उसके खिलाफ हमले करने के लिए किया जाता है। राज्यों का यह स्थापित कानूनी दायित्व है कि वे अपने क्षेत्र या अपनी संपत्तियों को दूसरे देशों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल ना होने दें। और वो यही नहीं रुके, उन्होंने ईरान के जवाबी हमलों की निंदा करने को लेकर यूरोपीय संघ को भी जमकर सुनाया। बघाई ने कहा कि पड़ोसी देशों में स्थित ठिकानों से शुरू की गई अमेरिकी आक्रामकता के खिलाफ आत्मरक्षा के अपने अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए ईरान की निंदा करने वाला यूरोपीय संघ का बयान पाखंडी और लापरवाह था। इस बीच जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर सामने आई है वो ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को लेकर आई। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने देश के सुप्रीम लीडर को कथित तौर पर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। पेजेश्कियान ने कहा है कि देश में बड़े और अहम फैसले लेने की प्रक्रियाओं से राष्ट्रपति और सरकार को बाहर कर दिया गया है। IRGC के गुटों ने अहम मामलों पर कब्जा कर लिया है। इस रिपोर्ट के सामने आते ही पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया, क्योंकि अगर पेजेश्कियान पीछे हट जाते हैं तो अमेरिका के लिए ईरान के साथ समझौता नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि IRGC की तरफ से कोई नरमी नहीं दिखाई जाएगी, ये तय है। हालांकि ईरान के राष्ट्रपति कार्यालय ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने इसे एक विदेशी नेटवर्क की अफवाह फैलाने की चाल बताया, यानी तेहरान में सत्ता के शीर्ष पर गहरे मतभेद बताने की कोशिश बताई जा रही है ये पूरी रिपोर्ट, जिसके बाद यह साफ हो गया है कि तेहरान में कोई अंदरूनी टकराव नहीं चल रहा और पेजेश्कियान ने इस्तीफा भी नहीं दिया है। लेकिन अमेरिका में जरूर खींचतान बढ़ती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने ही देश में काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, खासतौर पर ईरान से जुड़े फैसलों को लेकर। ऐसे में अब एक बार फिर उन्होंने अपने विरोधियों पर भड़ास निकाली है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया कि तेहरान हकीकत में एक समझौता करना चाहता है और जो भी समझौता होगा वो अमेरिका और हमारे साथ वालों के लिए अच्छा होगा। लेकिन क्या डेमोक्रेट्स और कई प्रतीत होने वाले गैर देशभक्त रिपब्लिकन ये नहीं समझते कि मेरे लिए अपना काम ठीक से करना और बातचीत करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब राजनीतिक चाटुकार अभूतपूर्व स्तर पर बार बार नकारात्मक टिप्पणियां करते रहते हैं कि मुझे तेजी से आगे बढ़ना चाहिए या धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, या युद्ध करना चाहिए या युद्ध नहीं करना चाहिए, या जो भी हो। बस आराम से बैठिए, अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमेशा ऐसा ही होता है। यानी ट्रंप अब भी बातचीत को लेकर सकारात्मक नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर अमेरिकी सेना बार बार आत्मरक्षा का हवाला देकर इसी तरह युद्ध विराम तोड़ती रही तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकेगा कि सचमुच वो दिन दूर नहीं है जब वाकई युद्ध विराम टूट जाए और क्षेत्र में दोबारा जंग छिड़ जाए। बहरहाल सबकी कोशिश और मांग यही है कि युद्ध ना हो, शांति पर सहमति बनाई जा सके। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे इजराइल के लेबनान और फलस्तीन पर हमले की। तो 3 साल से ज्यादा वक्त से इजराइल जंग लड़ रहा है, कभी लेबनान से तो कभी फलस्तीन से और कभी सीरिया से तो कभी ईरान या यमन से। इसके अलावा भी कई देशों पर इजराइल ने हमले किए हैं, कई देशों की जमीन पर कब्जा भी कर लिया है। और अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू की नजर गजा और लेबनान की जमीन पर टिकी हुई है। इजरायली प्रधानमंत्री ने अपनी सेना को गजा के 70% हिस्से पर कब्जे के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही लेबनान में भी आगे बढ़ने के आदेश सेना को दे दिए गए हैं। नेतन्याहू ने एक बयान जारी कर कहा कि मैंने सेना को लेबनान में अपने जमीनी पैंतरेबाजी को और विस्तार देने का निर्देश दिया है। हमारा मकसद उन जगहों पर इजराइल की पकड़ को और ज्यादा गहरा और मजबूत बनाना है जो अब तक हिजबुल्लाह के नियंत्रण में थी। इजराइल की सेना पहले से ही लेबनान के लितानी नदी तक कब्जा कर चुकी है और अब इजरायली सैनिक वहां से लगभग 10 किलोमीटर उत्तर में बहने वाली जहरानी नदी की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नेतन्याहू ने अपनी सेना को बेरूत से सटे शहरों पर हमले के आदेश भी दे दिए हैं। इजरायली हमले के चलते 12 लाख से ज्यादा लेबनानियों को अपने ही देश में शरणार्थी की जिंदगी जीनी पड़ रही है और अब उनकी वापसी भी मुश्किल दिख रही थी, क्योंकि इजराइल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने तो यहां तक कह दिया है कि लेबनान के साथ इजराइल की नई सीमा लिटानी नदी होनी चाहिए और इस क्षेत्र को इजराइल में मिला लिया जाना चाहिए। लेकिन अब नेतन्याहू इससे भी आगे की जमीन पर कब्जे का प्लान बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ गजा पर भी तेजी से कब्जा कर रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ हुआ है कि गजा में इजराइल का कब्जा अब 65% के करीब तक पहुंच चुका है। इजराइल ने दक्षिण गजा के अधिकांश हिस्सों को तबाह कर दिया है।
सैटेलाइट इमेज में खान यूनिस के मान क्षेत्र में स्थित शेख मोहम्मद कब्रिस्तान नक्शे से गायब हो गया है और उसकी जगह एक इजरायली सैन्य चौकी के तंबू और बख्तरबंद वाहन दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा गजा में कई जगह नजर आ रहा है। नेतन्याहू की तरफ से ये संकेत तो पहले ही दिए जा रहे हैं कि वो धीरे धीरे कर गजा पर कब्जा करेंगे। अभी 70% के आदेश दिए हैं और बाद में इसे और बढ़ाया जाएगा और आखिर में पूरे गजा पर ही कब्जा हो जाएगा। इजराइल की हमलावर कार्रवाई के बावजूद अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र दोनों ही खामोश दिखाई दे रहे हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे नेपाल की। तो नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने हाल ही में एक विवादित बयान दिया जिसे लेकर बवाल मचा हुआ है। उनका अपने ही देश में विरोध हो रहा है। विपक्ष ने तो उनके खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। नेपाली कांग्रेस के बसाना थापा और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के रमेश मल्ला सहित विपक्षी सांसदों ने शाह की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई है। इसके साथ ही उन्हें संसदीय रिकॉर्ड से हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को या तो अपने इस दावे के समर्थन में सबूत पेश करने चाहिए कि नेपाल ने भारतीय क्षेत्र पर अतिक्रमण किया है, या फिर उन्हें अपना बयान वापस लेना चाहिए। नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावाली ने भी शाह से माफी मांगने की मांग की है। भारत में नेपाल के एक पूर्व राजदूत दीप कुमार उपाध्याय ने भी कहा कि नेपाल के जरिए भारत की धरती पर अतिक्रमण का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने पीएम के दावे पर सवाल खड़े किए। इन हालात में नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह अब अपने ही बयान पर बुरी तरह घिर गए हैं। यह पूरा विवाद उनकी उस टिप्पणी से शुरू हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत ने नेपाल की जमीन पर कब्जा किया है और नेपाल ने भी भारत की जमीन पर कब्जा किया है। अब बालेन शाह के इस बयान को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई। कई लोगों ने उनके बयान पर सवाल खड़े किए, जिसके बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय को सफाई तक जारी करनी पड़ी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री की टिप्पणी 10 गजा यानी नो मैंस लैंड और सीमा पार कब्जे से जुड़े मामलों को लेकर थी। इसे किसी सरकारी कब्जे के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यानी विदेश मंत्रालय की तरफ से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। इसके साथ ही खबर यह भी आ रही है कि बालेन शाह को ब्रिटेन के सामने हाथ फैलाने पड़े हैं। नेपाल ने सुगौली संधि का हवाला देकर ब्रिटेन से मदद मांगी है। नेपाल के राजनीतिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि नेपाल ने भारत की जमीन पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है, जैसा कि पीएम बालेन शाह ने दावा किया है। बालेन शाह ने कहा कि हमने न सिर्फ भारत और चीन से बल्कि ब्रिटिश सरकार से भी बात की है। हमारा मानना है कि इंग्लैंड को भी इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए, क्योंकि यह मुद्दा उस वक्त का है जब भारत पर ब्रिटिश शासन था। इसलिए इन सभी मामलों को बातचीत और राजनयिक वार्ताओं के जरिए सुलझाना चाहिए। बताया जा रहा है कि पीएम बालेन शाह ने भारत और नेपाल के बीच के सीमा विवाद को अंतरराष्ट्रीय करने की कोशिश की है और अपनी इस कोशिश में वो कामयाब भी रहे। अब आपको ये समझाते हैं कि आखिर दोनों देशों के बीच किस बात को लेकर, किस क्षेत्र को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। दरअसल नेपाल और भारत के बीच लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी को लेकर पुराना सीमा विवाद है, जिसमें दोनों ही देश अपना अपना दावा करते हैं। भारत का कहना है कि यह क्षेत्र उत्तराखंड का हिस्सा है, जबकि नेपाल इस पर अपना दावा करता रहा है। लंबे वक्त से सीमा पर भारत और नेपाल के बीच विवाद चल रहा है। ऐसे में अब पीएम बालेन शाह की इस टिप्पणी से यह विवाद और बढ़ता दिखाई दे रहा है। और अब अगली खबर में बात करेंगे रूस यूक्रेन जंग की। तो इस जंग में रूस के हमलों ने यूक्रेन की कमर तोड़ दी है। रूस धीरे धीरे कर यूक्रेन की जमीन पर कब्जा करता जा रहा है और यही कारण है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की दबाव में दिखाई दे रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि हम रूस से बातचीत को तैयार हैं। ये जंग खत्म होनी चाहिए। लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जंग को खत्म करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उन पर दबाव बनाया जाना चाहिए। इसके लिए रूस के खिलाफ कठोर प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। सीबीएस न्यूज से बातचीत करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि सर्दियों से पहले कूटनीतिक बातचीत का कोई तरीका ढूंढना होगा। अगर जंग चलती है तब अगले 6 महीनों में यूक्रेन को बड़ी बढ़त मिलेगी, जो राजनयिक बातचीत में हमारी मददगार बनेगी। इसके अलावा मॉस्को के साथ सीधी बातचीत तीसरा विकल्प है। अगर पुतिन तैयार हो तो मैं उनसे मिलने को तैयार हूं, लेकिन यह तभी मुमकिन है जब पुतिन को इसके लिए मजबूर किया जाए और इसके लिए जरूरी है कि रूस पर अंतरराष्ट्रीय आर्थिक दबाव बढ़ाया जाए। हमें रूस पर और प्रतिबंध लगाने होंगे और दबाव डालना होगा। ज्यादा प्रतिबंध और ज्यादा दबाव से ही वे बातचीत के लिए राजी होंगे। ज़ेलेंस्की एक तरफ यह दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन की स्थिति 6 महीने बाद मजबूत हो जाएगी, वहीं दूसरी तरफ खुद ही ये बात कह रहे हैं कि रूस पर दबाव डाला जाए जिससे पुतिन बातचीत को तैयार हो और साथ ही वो अमेरिका से तुरंत सैन्य मदद देने की भी मांग कर रहे हैं।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी कांग्रेस को उन्होंने चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने पैट्रियट बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर की नई खेप भेजने की मांग की है। दरअसल रूस की तरफ से इस वक्त कीव पर जबरदस्त मिसाइल हमले हो रहे हैं, जिससे यूक्रेन बैकफुट पर दिखाई दे रहा है और इसीलिए जेलेंस्की ने अमेरिका से कहा है कि यूक्रेन को हर महीने 60 से 65 मिसाइलों की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका एक महीने में 40 पैट्रियट मिसाइल बना पाता है और यूक्रेन की जरूरत उससे ज्यादा की है, जबकि अमेरिका को भी इन मिसाइलों की जरूरत है। यानी जेलेंस्की चाहते हैं कि जंग रुक जाए और अगर जंग नहीं रुकती है तो कुछ महीने बाद रूस पूरे ही यूक्रेन पर कब्जा कर सकता है। यही कारण है कि वो पश्चिमी देशों पर दबाव बना रहे हैं कि रूस के साथ बातचीत हो और कोई समझौता हो जाए। लेकिन रूस की तरफ से यह साफ कह दिया गया है कि समझौता तभी होगा जब रूस की शर्तों को माना जाएगा। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे समुद्र में मिले कभी ना मरने वाले ज़ॉम्बी की। तो वैसे तो ज़ॉम्बी का नाम सुनते ही आपके भी मन में एक डर सा बैठ जाता होगा। हमने फिल्मों में देखा है कि कैसे इंसानों के बीच ज़ॉम्बी आतंक मचा देते हैं, लेकिन आज हम जिस जीव की बात करने जा रहे हैं वो मानव समुदाय के लिए खतरा नहीं बल्कि वरदान साबित हो सकता है। दरअसल वैज्ञानिकों को समुद्र की गहराइयों में रहने वाला एक ऐसा जीव मिला है जिसने जिंदा रहने की परिभाषा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। अब आप ही सोचिए कि अगर किसी जीव का शरीर काट दिया जाए लेकिन उसके अलग हुए टुकड़े मरने के बजाय खुद को ठीक करने लगे, वो बढ़ने लगे और बिना मुंह के भी जिंदा बने रहे, तो क्या उसे सच में जिंदा कहा जाएगा? अटलांटिक महासागर में पाए गए पिसोलस फैब्रिकी नामक इस जीव ने वैज्ञानिकों के सामने अब यही सवाल खड़ा कर दिया है। यह रिसर्च साइंस एडवांसेस जर्नल में छपी हुई है, जिसमें वैज्ञानिकों ने बताया कि पिसोलस फैब्रिकी समुद्री खीरे यानी सी कुकुम्बर की एक प्रजाति है। उन्होंने पाया कि जब इसके शरीर के कुछ हिस्से अलग हो गए तो वे सामान्य तरीके से सड़कर खत्म नहीं हुए, उल्टा वे बढ़ते हुए दिखाई देने लगे। इसके बाद वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को समझने के लिए और एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने इस समुद्री जीव के पैर, मुख्य शरीर और टेंटिकल यानी बाहरी हिस्सों से छोटे छोटे टुकड़े अलग किए और उन्हें सामान्य समुद्री पानी में रखा, और जो नतीजे सामने आए उसने सबको चौंका दिया। ये कटे हुए हिस्से मरने से मानो इनकार कर रहे थे, वे खुद को ठीक कर रहे थे और सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि उनके पास मुंह नहीं था और फिर भी वे पोषण ले पा रहे थे। इसे लेकर अमेरिकी मीडिया CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इस रिसर्च की मुख्य लेखिका सारा जॉब्सन ने कहा कि प्राकृतिक परिस्थितियों में टिश्यू अमरता का ये पहला मामला है। ये समुद्री जीव पहले से ही अपने शरीर के हिस्से दोबारा उगाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। अगर इनका कोई टेंटिकल या पैर टूट जाए तो वो फिर से उगाता है। हालांकि ये कटे हुए हिस्से नए जीव में नहीं बदले, वे बस अपने आप जिंदा बने रहे। ये रिसर्च भविष्य में इंसानी शरीर के घाव भरने, उम्र बढ़ने और शरीर के हिस्सों को दोबारा बनाने जैसी चीजों को समझने में मदद कर सकती है। तो कैसी लगी आपको रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन आज वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DB लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।